गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मानव के पाचन तंत्र के बारे में, और पाचन तंत्र में हमने जो आहार नाल के कुछ भागों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि हमने बात की थी कि जो मुख गुहा और मुख गुहा के अंदर जो पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं उनके बारे में स्टडी की थी। इसके बाद में हमने बात की थी मुख गुहा के पीछे वाला भाग यानी ग्रसनी के बारे में। फिर ग्रसनी के बाद में हमने बात की थी यहाँ पे ग्रास नाल यानी ग्रसिका के बारे में। फिर ग्रास नाल के बाद में हमने कल बात की थी आमाशय के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी आहार नाल का जो सबसे फैला हुआ और चौड़ा भाग होता है वो क्या होता है, आमाशय होता है। ठीक है, और उस आमाशय के भाग के बारे में यानी आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की थी। भाई एक तो आमाशय का भाग होता है, कौन सा भाग होता है, कार्डिक भाग होता है, एक फंडस भाग होता है, और तीसरा भाग होता है यहाँ पे पाइलोरिक भाग होता है। इसके बारे में स्टडी की थी। इससे आगे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे छोटी आंत्र के बारे में, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी अपनी आहार नाल का क्या है, भाग है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण आहार नाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो क्या होती है, छोटी आंत्र ही होती है, क्योंकि छोटी आंत्र के अंदर ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसके साथ में यहाँ पे क्या होता है, आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। इसी कारण छोटी आंत आपकी क्या होती है, इस आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, छोटी आंत। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आहार नाल के भाग, और हेडिंग भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आहार नाल के भागों के बारे में हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो है छोटी आंत्र, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो छोटी आंत्र होती है उसके बारे में। तो अपनी आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो सबसे पहली बात है, यह मानव आहार नाल का महत्वपूर्ण भाग है। अब महत्वपूर्ण भाग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, अवशोषण और पाचन दोनों क्रियाएं यहाँ पे संपन्न होती है। इसी कारण आपकी जो मतलब छोटी आंत होती है वो आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। ठीक है ना, जो यहाँ पे कहाँ से शुरू होती है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होती है और बड़ी आंत्र पर पूर्ण हो जाती है। ये शुरू होती है आमाशय के पाइलोरिक भाग से बड़ी आंत्र तक पाई जाती है। भाई कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से बड़ी आंत्र तक ये क्या पाई जाती है, आपके छोटी आंत्र पाई जाती है। और मानव के अंदर इसकी औसत लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। तो मानव में इसकी औसत लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। भाई मानव के अंदर जो आपकी छोटी आंत्र होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। फिर अगली बात है कि इसमें भोजन का पूर्ण पाचन और दूसरी क्रिया कौन सी होती है, अवशोषण। भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, आपके
छोटी आंत्र के अंदर ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी कहाँ पे होता है? छोटी आंत्र में ही होता है। अब आगे देखो कि छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो होता है ग्रहणी जिसे बोलते हैं डेड्यूनम, दूसरा होता है आपका जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो यहाँ पे देखो कि छोटी आंत्र के भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग। अब इसके 3 भाग हैं, ठीक है। अब देखो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, इधर देखो। फर्स्ट जो भाग बात करेंगे वो है ग्रहणी। अब ये जो ग्रहणी भाग होता है ये तो जुड़ता है किससे? आमाशय के पाइलोरिक भाग से। तो यहाँ पे देखो इस स्थान के भाग को हम ग्रहणी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये किससे जुड़ रहा है? पाइलोरिक भाग से जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो होता है ग्रहणी, दूसरा जो इसका भाग होता है उसे बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम मतलब आपकी छोटी आंत का मध्य भाग। और तीसरा भाग होता है वो होता है यहाँ पे इलियम। तो छोटी आंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जो ग्रहणी वाला भाग होता है वो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ता है और सबसे छोटा भाग है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग क्या है? ग्रहणी होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ग्रहणी, ठीक है, इसी भाग के अंदर क्या होती है कि आपकी यकृत से आने वाली जो पित्त वाहिनी होती है, अर्थात यकृत से जो एंजाइम स्रावित होंगे वो यकृत से एंजाइमों को लाने वाली जो नलिका होती है वो भी कहाँ की पे आके खुलती है? ग्रहणी में। और जो अग्नाशय ग्रंथि से जो नलिका होती है जो एंजाइम को यहाँ पे डालती है वो भी कहाँ पे खुलती है? आपके ग्रहणी के अंदर खुलती है। तो ये बात बतानी है कि ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि इनसे पाचक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम को लाने वाली वाहिनियां खुलती है। मतलब इन दोनों से जो वाहिनियां निकलती है वो एंजाइम यहाँ पे ला करके डालती है। कहाँ पे? ग्रहणी वाले भाग। और ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत्र का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत्र। तो छोटी आंत्र के इस ग्रहणी भाग में क्या होती है? पाचक ग्रंथियों से निकलने वाली जो वाहिनियां होती है वो आकर के खुलती है, अर्थात पाचक रसी यहीं पे ग्रहणी में ला करके डालती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आगे की बात आती है जेजुनम। अब जेजुनम क्या होता है कि छोटी आंत का मध्य भाग होता है जहां पर अवशोषण का कार्य किया जाता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे यहाँ की कोशिकाएं क्या कहलाती है? आंत्र कोशिकाएं यानी एंटेरोसाइट कहलाती है। तो यहाँ पर याद रखना ना कि आपके दूसरा जो जेजुनम भाग होता है, आंत का दूसरा जो जेजुनम भाग है वहां पर आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है जहां पर क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का क्या होता है? अवशोषण। तीसरा जो भाग है वो इलियम, जो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, जो अंतिम भाग होता है, जो कहाँ पे खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पित्त लवण और विटामिन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपका जेजुनम होता है, इसके अंदर क्या होगा? भोजन, पचित भोजन से अवशोषण होगा। यहाँ पे पाचन होगा, यहाँ पे भोजन का अवशोषण होगा, ठीक है ना। अब अवशोषण होने के बाद में भी कुछ पदार्थों का अवशोषण क्या होता है? जैसे पित्त लवण होते हैं और विटामिन, इनका किसमें होता है? इलियम। इलियम कौन सा भाग होता है? जो बड़ी आंत में खुलेगा। किसमें खुलेगा? बड़ी आंत में। मतलब ये भाग होगा वो आपका इलियम कहलाता है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है? ये छोटी आंत पाई जाती है। ये बातें हुई छोटी आंत के बारे में। आगे बात करते हैं बड़ी आंत। तो छोटी आंत के तीनों भाग याद रख लेना, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अब देखो यहां पे बड़ी आंत। बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो बड़ी आंत्र के बारे में, यानी बड़ी आंत्र किस प्रकार की होती है, ठीक है ना, इसकी संरचना में देखो आपके छोटी आंत्र के इलियम से जुड़ी जो भाग होता है वो बड़ी आंत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या होते हैं कि शेष अपचित भोजन को क्या करते हैं? फर्मेंटेशन द्वारा सरल करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि यह भाग छोटी आंत्र के किससे जुड़ा होता है? इलियम से
जुड़ता है। किससे जुड़ता है? इलियम से जुड़ता है। अगली बात है, इस भाग में लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचित भोजन का किण्वन करते हैं। अपचित भोजन का क्या करते हैं? किण्वन। आपकी बड़ी आंत्र के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भोजन आपकी छोटी आंत से बड़ी आंत में आया है, ठीक है, उसमें जो भोजन मान लीजिए अपचित है, ठीक है, उस वेस्टेज हो गया है सारा, अपचित ही रहता है, अपशिष्ट रहता है, ठीक है ना, उसमें से भी क्या करते हैं? किण्वन के द्वारा उसको सरल बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी आंत में मुख्य कार्य क्या होता है कि जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रखना, याद रखना कि इस भाग में जल तथा खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। भाई जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत्र के अंदर होता है, जबकि आपके पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और पोषक पदार्थ है, ठीक है, उनका तो अवशोषण छोटी आंत में, और जल और खनिज लवण का अवशोषण क्या होता है? बड़ी आंत्र। इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 भाग है। एक तो केकम यानी जो अधनाल कहलाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो होता है केकम, ठीक है, और दूसरा भाग होता है इसका कोलन, और तीसरा होता है यहाँ पे रेक्टम। केकम, कोलन और तीसरा होता है रेक्टम। तो आपके छोटी आंत के भी 3 भाग है और बड़ी आंत के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसमें देखो पहला होता है केकम। जो केकम वाला भाग होता है ये तो छोटी आंत से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आहार रस का अवशोषण अर्थात शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पे आगे की ओर भेजा जाता है, यानी कोलन में भेजा जाता है, ठीक है। और इसके प्रथम भाग से नीचे की तरफ क्या होती है कि एक मतलब 4-5 इंच लंबी नलिका पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो याद रखना कि इस केकम होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि थोड़ा नीचे की ओर क्या होता है? 4-5 इंच लंबी क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है। इसके कम भाग पर एक क्या होता है? 4-5 इंच की लंबी नलिका पाई जाती है, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या होता है? क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स, जो एक मानव के अंदर क्या होती है? ये अवशेषी अंग होती है। तो अपेंडिक्स कहाँ पर पाई जाती है? केकम भाग के पास में पाई जाती है। दूसरा होता है कोलन। कोलन भाग में क्या मतलब बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग उल्टे यू के आकार का होता है, लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। ये कितना होता है? 1.3 मीटर लंबा होता है, उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि आपके करीब 4 भाग बांट रखे, ठीक है। इसके अलावा आपके आगे जो आता है, नेक्स्ट आता है, वो है मलाशय, ठीक है। तो आपके जो बड़ी आंत्र होता है उसका सबसे अंतिम भाग क्या होता है? यहाँ पे मलाशय होता है, जो करीब 20 सेमी लंबा होता है। देखो यहाँ पे रेक्टम होता है, जो करीब क्या होता है? 20 सेमी लंबा है, और आपकी बड़ी आंत्र का क्या होता है? सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो अपशिष्ट मल होता है उसका स्टोरेज किया जाता है, और यहाँ पे इसके मतलब मल के अंतिम सिरे पर, मलाशय के अंतिम सिरे पर क्या होता है? एक छिद्र पाया जाता है, और उसी छिद्र को हम क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। गुदा के द्वारा क्या किया जाता है? जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरीके से अपनी क्या होती है? ये मानव के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ये एलिमेंट्री कैनाल के क्या होते हैं? भाग होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि किसका उत्सर्जन किया, जिनके द्वारा भोजन का पाचन अवशोषण किया जाता है, ठीक है। कल बात करेंगे यहाँ पे पाचक ग्रंथियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।